बच्चों बहुत जल्दी आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं और फाइनल एग्जाम में पूरे मार्क्स के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रीन पे पेपर है एनुअल एग्जाम के लिए, क्लास 8वीं सब्जेक्ट हिंदी। पूरे पेपर का पूरा पैटर्न समझेंगे जिससे कि आपके पूरे मार्क्स आ जाए। जल्दी से वीडियो को लाइक और हाइप कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि प्रैक्टिस आपकी लगातार होती रहेगी और सारे एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि CM3 का पेपर भी होगा तो जो भी अपडेट आती है वो मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं पेपर के पैटर्न को। वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में भी शेयर कर देना जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। पहला प्रश्न जो आएगा आपके पास वो है एक अनरीड पैसेज। एक ऐसा गद्यांश है जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो देखते 10 नंबर आएंगे आपको। ठीक है, मैंने पहले एक गद्यांश पढ़ लेता हूँ। वीरता की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है। लड़ना, मरना, खून बहाना, तोप तलवार के सामने न झुकना ही नहीं, कर्ण की भांति याचक को खाली हाथ न लौटाना या बुद्ध की भांति ज्ञान व निर्वाण की खोज में सांसारिक सुख त्याग देना भी वीरता ही है। वीरता तो भीतर से उपजी प्रेरणा है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई तभी अपना एक नया रूप लेकर के आई और लोगों को चकित कर गई। वीर कारखानों में नहीं ढलते, ना खेतों में उगाए जाते हैं। वीर जो है ना ही किसी फैक्ट्री में बनते हैं ना ही किसी खेत में उगाए जाते हैं। वे तो देवदार के वृक्ष के समान जीवन रूपी वन में स्वयं उगते हैं, बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के खाद डाले। वीर का दिल सबका दिल और उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। औरतों और समाज का हृदय वीर के हृदय में धड़कता है। तो यहाँ पर वीरता की बात की गई है पूरे पैसेज में। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे। पहला प्रश्न है कि गद्यांश में केंद्रीय विचार के आधार पर उचित शीर्षक बताइए। तो क्या है इस टॉपिक जो आपने अभी पैसेज पढ़ा है, इसका टॉपिक क्या हो सकता है, इसका टाइटल क्या हो सकता है, इसका शीर्षक क्या होता है। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। तो देखिए, सच्ची वीरता है, मानवीय त्याग है, सांसारिक सुख है या महान चरित्र है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वीरता पर आधारित है। तो आपको क्या करना, 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन लिख देना है और आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, सच्ची वीरता। आइए दूसरा प्रश्न आपके लिए है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। इस कथन से वीरता का कौन सा पहलू उभर कर आता है। भाई, वीर के विचार सबके विचार हो जाते हैं, वीर का संकल्प सबका संकल्प बन जाता है। तो इसका क्या मतलब है, सबको एक दिशा में जोड़ने की क्षमता, कठिन परिस्थितियों में अधीर होने का गुण, युद्ध में जीत हासिल करने का कौशल या उसके अपने लिए लाभ कमाने की प्रवृत्ति। तो ऑब्वियसली जब एक जो चाहेगा बाकी सारे लोग वही चाहने लग जाएंगे, तो सबको एक दिशा में जोड़ने की क्षमता होगी। यानी कि जो पहला ऑप्शन है आपका, इसका भी पहला ऑप्शन सही है। आपको क्या करना, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, चारों में से आपको पहले ऑप्शन को लिख देना है। बस चारों नहीं लिखने, पहला ऑप्शन लिख देना है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाता है। आगे देखिए, अब आपको यहाँ पे जो है ना 2 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिनके आपको उत्तर लिखने हैं। मतलब ये ऑप्शन नहीं होंगे, आपको गद्यांश से छांटने हैं कि गद्यांश के अनुसार वीरता का वास्तविक स्रोत क्या है। जो वीर है वो कहाँ से पैदा होता है। तो भाई, वीरता का जो वास्तविक स्रोत है वो तो वीरता का स्रोत मतलब होता है कि वीरता कहाँ से निकलती है। तो वीरता या वीर ना ही खेतों में उगाए जाते हैं, ना ही वो पेड़ों पे लटकते हैं, वो इंटरनल होते हैं, आंतरिक गुण हैं। तो वीर जो है वो अपने आप पैदा होता है, उसके दिल में जो भावनाएं हैं, फीलिंग है, वही वीरता का असली स्रोत है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने वीर को देवदार के वृक्ष के समान क्यों बताया। जो वीर है वो देवदार के वृक्ष के समान क्यों है। पहली चीज, इस वीर को कोई बोता नहीं है, कोई उगाता नहीं है।
जो वीर होता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई पानी डाले कोई खाद डाले। वीर जो है वो स्वयं पैदा होता है, स्वयं उसके अंदर वीरता आती है, वो अपना मार्ग स्वयं आगे बनाता है, अपने लिए रास्ता खुद बनाता है ना। तो वीर को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वीर देवदार के वृक्ष समान ऊंचा होता है और वो आगे बढ़ता जाता है ना। तो बस आपको यही इसमें लिखना है। अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए एक कविता होगी और आपको ये कविता पढ़नी है, ठीक है। कविता पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के आंसर लिखने हैं, जो भी आपको नंबर आएंगे, 10 नंबर आते हैं, इसमें से 5 ऊपर आ गए, 5 नीचे इससे मिलेंगे। तो निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। चरित्र निर्माण की बात कर रहे हैं, है ना। हमारी जो नैतिकता है, नीति है, सही और गलत की पहचान है, किसके साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए, किस तरह हमें बातें करनी चाहिए, है ना। तो नीति मतलब होता है सही और गलत की पहचान। तो कविता का टाइटल शीर्षक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला सवाल पढ़ते हैं और पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके बिना शिक्षा व्यर्थ है। मतलब शिक्षा आप बहुत अच्छा पढ़ लोगे, अच्छी डिग्री आपको मिल जाएगी, लेकिन जब तक क्या नहीं है, शिक्षा बेकार है। धन संपत्ति ऐसा नहीं, भौतिक साधन नहीं, नैतिकता, इसका सही आंसर है नैतिकता। अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो आपकी शिक्षा, आपकी डिग्री, आपका पढ़ा लिखा सब बेकार है ना। आप अच्छी डिग्री मिल गई आपको, लेकिन मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, उनकी बातें नहीं मान रहे हो, तो आपका पढ़ा लिखा होना बेकार है। तो सबसे ज़रूरी है हमारी नैतिकता, है ना। स्कूल में, क्लास में टीचर्स की रिस्पेक्ट, अपने दोस्तों के साथ प्यार, छोटे भाई बहनों के साथ किस तरह से रहना है, जब तक आपको ये नहीं आएगा ना, तब तक किताबी ज्ञान आपका बेकार है। तो शिक्षा नैतिकता के बिना बेकार है। अगला प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार विज्ञान और आविष्कार माने जाने तभी सार्थक माने जाते हैं जब, काव्यांश के अनुसार विज्ञान और आविष्कार केवल तभी सार्थक माने जाते हैं जब वे समाज में नई तकनीक फैलाएं, वे मानवता और उपकार को बढ़ाएं, वे राष्ट्र को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि करें, या वे धन और सुविधा को बढ़ाएं। तो आपको पता है कि जो विज्ञान और आविष्कार तभी सार्थक माने जाएंगे जब वे मानवता और उपकार को बढ़ाएं। तो विज्ञान है, उसने बम बना दिया, टेक्नोलॉजी है। अब बम तो अच्छी चीज़ नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे वेपन हैं, तो ये तो मानवता के विनाश के लिए है। तो ये तभी सार्थक होंगे जब इनमें मानवता होगी और उपकार की भावना होगी, कल्याण की भावना होगी, तभी विज्ञान और आविष्कार सार्थक माने जाएंगे। तो आपका पढ़ा लिखा, आपके पैसे कमाना तभी सार्थक है जब उसमें मानवता होगी, उसमें उपकार होगा, आप अपने सभी का ध्यान रख रहे होंगे, मम्मी पापा की सेवा कर रहे होंगे, है ना। अभी आपका जैसे छोटा, अभी आपका लेवल क्या है कि बहुत सारे बच्चों को देखा कि मम्मी पापा की बात नहीं मान रहे हैं, मम्मी पापा उन्हें कुछ समझाते हैं, वो उनकी सुनते नहीं है, तो फिर आपका पढ़ा लिखा बेकार है ना। मानवता होनी चाहिए, उपकार होना चाहिए। अगला आपके पास प्रश्न है तो आपको इसका उत्तर लिखना है। काव्यांश में किस बात को न भूलने की सलाह दी गई है? कोई एक सलाह लिखिए। तो बहुत सारी सलाह दी गई है, तो हम सलाह को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपके ऊपर जो है पैसेज में किसी एक की बात की गई, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। देखो पहले लिख रहे कि चरित्र निर्माण न भूलें, हमें अपना चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए। मतलब आप बिल्डिंग बनाओ, आप अच्छे नंबर बनाओ, आप जो भी कुछ बनाओ, अपने लिए कपड़े बनाओ, लेकिन अपना चरित्र जरूर बनाएं, है ना। आपने पीछे एक वीडियो देखी थी
कि रात रात भर लड़के लड़कियां पार्क में बैठे होते हैं, स्कूल जाने के नाम पे वो घूम रहे होते हैं। तो सबसे पहले चरित्र निर्माण करें आप, चरित्र निर्माण नहीं भूलना है। साथ में वसुधा का कल्याण न भूलें। भाई ऐसा काम करो कि लोग आपका नाम ले, लोगों का कल्याण कर सको, किसी की मदद कर सको। जरूरी नहीं है पैसों से मदद करनी है, आप किसी की भी मदद अपने स्तर पे कर सकते हैं। संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना है, हमें संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। हमें मानव का प्यार, प्राणी का उपकार हमें करना चाहिए। तो जीवन का उत्थान, हमें आगे बढ़ना है, ये नहीं भूलना है। तो बहुत सारी चीज़ें आप किसी एक चीज़ का लिख सकते हैं। अब ये आपको ध्यान देना है कि ग वाला 1 नंबर का है और घ वाला जो है वो 2 नंबर का है। तो 2 नंबर वाले प्रश्न को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है और उत्तर को पूरा लिखेंगे। पहले वाले में क्या लिखेंगे कि काव्यांश में चरित्र निर्माण ना भूलने की सलाह दी गई है। काव्यांश में परोपकार की भावना को याद करने ना भूलने की सलाह दी गई है। इस तरह से कोई भी एक पूरा आंसर लिखेंगे। घ वाला है कि काव्यांश में कवि भौतिक प्रगति के साथ किन मूल्यों को बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। तो काव्यांश में भौतिक प्रगति मतलब क्या है कि हमें मकान बनाना है, हमें अपने लिए कपड़े बनाने हैं, हमने अपना मतलब और अगली क्लास में पढ़ना है, ये तो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में किन मूल्यों को, तो भाई चरित्र निर्माण हमें अपना बनाए रखना पड़ेगा, हमें मानव कल्याण की भावना को बनाए रखना पड़ेगा, हमें अपनी नैतिकता के बारे में बताना होगा, हमें मम्मी पापा की बात मानना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये वाली प्रेरणा अपने मन में रखनी होगी, है ना। तो इस तरह से आप इसे बना करके लिख सकते हैं। व्यावहारिक व्याकरण, अब आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। 10 नंबर का आपको ग्रामर आएगा। ग्रामर में मैंने जो है हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाई है, तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। कोई वीडियो अगर ना मिले तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आपको जो भी टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे कमेंट कर देना, मुझे मैसेज या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको वो चीज़ शेयर कर दूंगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कोई भी कॉल ना करें, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर सिर्फ मैसेज करें। फॉलो ज़रूर कर लेना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर। आपको स्तंभ का और स्तंभ खा दे रखा है, यानी कि कॉलम 2 कॉलम दे रखे हैं। इस कॉलम में 3 सेंटेंस हैं और इस कॉलम में भी 3 आंसर हैं। आपको मैच करना है कि कौन सा किसका आंसर होगा। तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को, तो जो लाला झाऊलाल है वो थोड़ा बोल्ड कर रखा। तो लाला झाऊलाल क्या है, विशेषण है, सर्वनाम है या कर्म कारक है। तो आपको पता है कि कर्ता ने कर्म को, लाला झाऊलाल को है, तो आपको ये क्या है, आपका कर्म कारक है। उसके बाद है वस्तु फर्स्ट क्लास है दी, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये क्या है, संख्या विशेषण है, संख्यावाचक। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। और मैं शब्द जो है आपका वो सर्वनाम है। ये सारे टॉपिक मैंने समझाए हैं, अपने चैनल पे वीडियो डाली है, आप जाकर के जरूर देखें। वीडियो नहीं मिलेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको उसकी डिमांड होगी, ठीक है। सब्जेक्ट आपका जो भी रहेगा आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस तरह से आपने लिखना है, 3 नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं। अगला देखो, सुमेलित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, मूल शब्द हो, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। वीडियो आप जरूर देख लें, क्योंकि आपको ग्रामर जो है ना सिर्फ 8वीं में पढ़नी है, क्योंकि यही ग्रामर आपको 9th में भी आती है और कई सारे आपको 10th में भी आते हैं। तो इसलिए आप जो है जरूर जाकर के हमारे चैनल को टटोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए। नहीं मिलता तो मुझसे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे। सुमेलित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग आपका सु, ठीक है, जो ये आगे हैं। तो आपने सिर्फ लिखना है, आंसर आपको लिखना है, सु लिखोगे बस नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। पूरा नहीं लिखना, सिर्फ सु लिख देंगे। दार प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। तो दार प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगता है शब्द बनाने, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, दुकान और पीछे लिख देंगे दार, ठीक है, दुकानदार लिख दिया बस। इसके अलावा कोई और एक दार शब्द वाला प्रत्यय मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। दुकानदार तो मैंने बता दिया। अच्छा, एक और शब्द बता देता हूँ, हवलदार।
ठीक है, दुकानदार, हवलदार। इसके अलावा एक दार शब्द वाला शब्द कमेंट में जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल का नाम और अपने स्टेट का नाम, कौन से स्टेट से हमारी वीडियो देख रहे हैं। दो और दो जोड़ना मुहावरे का अर्थ है। भाई लाला झाओलाल जब लोटा गिर गया तो लाला झाओलाल ने दो और दो जोड़ दिया, है ना। तो दो और दो जोड़ना मतलब पूरी स्थिति समझना, पूरी बात समझ जाना, ठीक है। मधुकर शब्द के दो पर्यायवाची शब्द बताएंगे। तो मधुकर कहते हैं भंवरे को। तो आपको दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो मधुकर के आप भंवरा लिख सकते हो, आप भ्रमर लिख सकते हो, इसको मधुप भी कहते हैं, चंचरी है, अली है, बहुत सारे नाम भंवरे के हैं, भंवर के हैं, भ्रमर के हैं। तो अलग अलग नाम हैं, आप कोई भी दो लिख सकते हैं। शीत शब्द का विलोम बताइए। विलोम का मतलब होता है उल्टा, शीत मतलब होता है ठंडा, इसका लिखेंगे गरम। तो शीत का गरम नहीं लिखेंगे क्योंकि गरम जो है वो ठंडे का होता है। तो शीत का क्या लिखेंगे, उष्ण। कैसे लिखेंगे, ऊ आधा श और अण, उष्ण, ठीक है। शीतोष्ण होता है ना, तो शीत का उष्ण विलोम हो गया। माखन चुराने वाला, इसके लिए एक शब्द लिखेंगे, वाक्यांश के लिए शब्द। माखन चुराने वाला को कहते हैं माखन चोर, बस माखन चोर लिखना है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यहाँ पे इसका अलंकार बताना है। तो वैसे तो अलंकार 8वीं में नहीं है क्योंकि अलंकार 9 से शुरू हो जाते हैं, पर फिर भी यहाँ पे क्या है कि बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। अभी पानी के परात को हाथ नहीं लगाया कि आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि पूरे पैर धुल गए। अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। आगे अब आपको ये पठित है, आपके जो चैप्टर है उससे, बस की यात्रा पाठ से है, पैसेज है, पैसेज से आपको आंसर छांटने। पूरा पेपर आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इस तरह से लिखते हैं जैसे मैंने आपको बताया। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। तो ये पाठ आपने पढ़ा है। अब प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न आए हैं। एमसीक्यू प्रश्न होंगे। अच्छा, और भी थोड़ा सा, सर्दियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, सदियों यानी कि वर्षों से लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा, या बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवाल कैसे हुआ जा सकता है। बड़ा व्यंग्य वाला ये पाठ है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बस की विशेषता के संदर्भ में इंगित नहीं की गई है? मतलब बस की क्वालिटी बताई है, तो इनमें से ऐसा एक ऑप्शन है जो बस की क्वालिटी नहीं है। वयोवृद्ध और अनुभवी, बिल्कुल ये बस के लिए आया है। अनुभवी और पूजनीय, बिल्कुल ये भी आया है। नई नवेली व तेज, जर्जर व डाकिन। तो देखो जर्जर व डाकिन भी है, लेकिन नई नवेली व तेज जो है बस के लिए नहीं कहा है, तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए जो नहीं है वो बताना था। अगला है कि लेखक और उसके मित्रों का वास्तविक गंतव्य स्थान क्या था, कहाँ जाना था उनको, असली में जाना कहाँ था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपने ये देखना है कि उनको जाना कहाँ था। तो पन्ना से सतना बस मिल जाती है, लेकिन वो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, यानी कि जबलपुर जाना था, वो बस जो जबलपुर वाली ट्रेन मिला देती है। तो इनको कहाँ जाना था, जबलपुर जाना था। जो भी डाउट रहे वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी सवाल में अगर आपको कन्फ्यूजन रहे, है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो आप, कौन से स्टेट से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करना। लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र करने से क्यों मना किया था? क्योंकि बस में बैठने की जगह कम थी? ऐसा तो नहीं है, बस में तो जगह ही जगह थी। क्योंकि रास्ता सुनसान और डरावना था? बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं आप, लेकिन आगे देखेंगे क्योंकि वह बस बहुत पुरानी और जर्जर थी,
ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बस का किराया बहुत अधिक था। नहीं भाई, पहला और लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ दूसरा वाला क्योंकि रास्ता सुनसान और डरावना था ये तो है, लेकिन मेरे को रास्ता सुनसान और डरावना है तो इसका मतलब क्या हम जाएंगे ही नहीं? भाई कई रास्ते डरावने और सुनसान होते हैं फिर भी जाते हैं ना, क्योंकि हमें जाना है। लेकिन असली स्थिति क्या थी कि बस बहुत पुरानी थी और जर्जर स्थिति में थी, बहुत ख़राब थी। अभी ख़राब है तो क्या सुनसान जगह और क्या सही जगह, ये तो राम नाम सत्य करा देगी। तो इसका सही ऑप्शन यही वाला है। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। कौन सा भाव निहित है? तो इसमें व्यंग्य है। भाई बस को क्या कष्ट होगा, बस कोई रोएगी थोड़ी, और अगर बस में बैठेंगे नहीं तो क्या बस की आरती उतारेंगे, है ना। तो इसका जो सही भाव है वो है व्यंग्य, यानी कि कमेंट करना। ये बस पे कमेंट किया है। कई बार मम्मी आपको भी बोल देती होंगी जब आप झाड़ू लगा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, अच्छा बड़े कोमल हाथ है, अच्छा चाकू को दर्द हो रहा है क्या, है ना, इस तरह से, या झाड़ू को दर्द हो रहा है क्या। तो बाकी आपकी मम्मी क्या क्या कमेंट आपको करती हैं इस तरह के जो कि नेगेटिव होते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। टोंट वाइज है ना, ये टोंट वाइज है, तो कमेंट में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे हमें 1000 फॉलोवर की नीड है, क्योंकि उसके बाद हम लाइव होंगे। तो लाइव अब 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही होता है। कमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो ज़रूर कर लेना। गद्य पाठों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बाज और सांप में कौन सा पात्र आपको अधिक समझदार लगा और क्यों? अब ये तो आपके ऊपर है, हो सकता है आपको बाज लगा हो सकता है आपको सांप लगा हो। अब क्यों लगा वो आपको बताना है। मुझे पूछेंगे तो मुझे तो बाज अच्छा लगा, क्योंकि बाज उड़ना चाहता है, उसे आज़ादी पसंद है, उसे गंदगी में रहना पसंद नहीं है, उसे भले वो घायल हो, भले वो परेशान हो, फिर भी वो निडर हो करके और दबंगई से जीना चाहता है। तो यार ठीक है, दबंगई अपने अंदाज है, अच्छा लगता है मुझे तो, है ना। अगला है कि मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए। क्या मतलब है इसका? तो मशीनी युग ने ये हाथ यहाँ से नहीं काटे, बल्कि रोजगार ठप कर दिया, है ना। तो कितने हाथ काटने का मतलब है रोजगार ठप कर देना। तो मशीनी युग ने बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया। जो काम करते थे अपने हाथों से, आज मशीन आ गए हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, उनका काम बंद हो गया, घर चलना बंद हो गया। बस आपको यही लिखना है। क्या निराश हुआ जाए पाठ के माध्यम से लेखक क्या सीख देना चाहते हैं? क्या निराश हुआ जाए पाठ के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में गली मोहल्ले आसपास पड़ोस में होंगे बहुत सारे नेगेटिव लोग, बहुत सारे निकम्मे लोग, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। हो सकता है आपके स्कूल में कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो बहुत मज़ेदार नहीं पढ़ाते होंगे, है ना, आपकी मदद नहीं करते होंगे, लेकिन आप आशीष सर हैं ना, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको जहाँ भी जो भी जैसा भी डाउट सवाल कन्फ्यूजन हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपका पर्सनल कोई भी डाउट सवाल हो, आप आशीष सर से शेयर कर सकते हैं। नंबर आईडी डिस्क्रिप्शन में है। तो भी अच्छे लोग भी हैं समाज में, बस आपको यही बात रखना है। और यही लेखक कहना चाह रहे हैं कि भले आपने गंदे लोगों को देखा होगा, लेकिन अच्छे लोग भी समाज में हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे गद्य पाठों पे आधारित है, ऊपर तो काव्य से रिलेटेड था, अब गद्य पाठ है। पुडुकोट्टई की महिलाओं पर साइकिल के प्रभाव की तरह आपके जीवन में किसी घटना से आए सकारात्मक बदलाव का वर्णन आपको करना है। 3 सवाल है, 3 में से 2 ही करने हैं। तो पुडुकोट्टई की महिलाओं पर साइकिल के प्रभाव पड़े, भाई वो आज़ाद हो गए, है ना, मतलब काफ़ी सारे प्रभाव पड़े। आपको ये नहीं बताना है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं पर साइकिल का क्या प्रभाव पड़ा, बल्कि आपको ये बताना है कि कोई ऐसी घटना हो जिसने आपके जीवन में बदलाव लाया हो, कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ जब आप सकारात्मक हो गए हो। तो मुझे भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कब सकारात्मक हुए। भाई मैं भी कोरोना के समय में, बच्चे परेशान थे, उन्हें नॉलेज नहीं मिल रही थी, जानकारी नहीं मिल रही थी, सवाल बहुत सारे थे। मैंने लाइव करना शुरू कर दिया अपने चैनल पे। जो भी बच्चों के डाउट सवाल है वो लाइव बच्चे मुझसे पूछते हैं। तो सकारात्मक बदलाव मेरे मन में भी आया कोरोना के समय से।
ठीक है। तो इस तरह से आपकी भी कोई घटना होगी, वो घटना मेरे साथ भी शेयर करें कमेंट में, है ना। अगला है, बिलवासी मिश्र ने जिस प्रकार लाला झाऊलाल के लिए पैसों का प्रबंध किया, आपके विचार से क्या वह सही था या गलत, बताएं जरूर। भाई बिलवासी जी ने क्या किया, दो तरीके से। पहला तो उन्होंने क्या करा, अपनी पत्नी की तिजोरी से पैसे चुरा लिए। क्या चोरी करना सही है? भाई मैं तो नहीं मानता हूँ सही, है ना। एक नज़रिए से तो सही नहीं है, दूसरे नज़रिए से उनको अपने दोस्त की भी मदद करनी थी। अच्छा, अपने दोस्त की मदद करनी थी तो अपनी पत्नी से मांग लेते, चुराए क्यों? तो बिलवासी जी ने भी चुराए हैं ना, तो चुराना कहीं सही नहीं है। आप भी अपने दोस्तों की मदद करना चाह रहे हो कभी भी, तो पैसे चुराने नहीं हैं। आप अपने घर वालों से मांगिए कि आपको उनकी मदद करनी है, आप पूरी सिचुएशन बताएंगे तो आपके घर वाले एग्री करेंगे, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने चोरी कर ली, तो भैया मैं तो बिल्कुल गलत मानता हूँ। हाँ, लेकिन अंग्रेज़ को उन्होंने जो है मतलब अंग्रेज से पैसे निकाल लिए, तो अंग्रेज से पैसे निकालने का उनका स्मार्ट तरीका था। अब ठीक है, उन्होंने किसी की चोरी नहीं करी, उन्होंने क्या करा, अंग्रेज से पैसे निकलवा लिए, क्योंकि अंग्रेज पैसे वाला था। तो ठीक है, वो वाला तरीका मुझे अच्छा लगा कि आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, आप किसी से पैसे निकाल रहे तो अच्छी बात है। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट में ज़रूर बताना एग्जाम्पल के साथ कि सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज किसने कहा, इसके पक्ष में क्या तर्क दिए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज पानी ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि पूर्वज कौन होते हैं? जिनसे हमारा जन्म होता है ना। तो पानी का जन्म कैसे होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से। जैसे हमारे मम्मी और पापा के मिलने से हमारा जन्म होता है, तो हमारे लिए पूर्वज कौन है? हमारे मम्मी पापा। अच्छा, मम्मी पापा का जन्म कैसे हुआ? तो दादा दादी के मिलने से या नाना नानी के मिलने से। तो क्या ये पूर्वज हो गए जो हमसे पहले जन्म लिया। तो पानी ने इनको अपना पूर्वज क्यों कहा? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले तभी पानी का निर्माण होता है, ठीक है। तो बस आप इसका लिख देना। जो भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपको एक कविता के कुछ पंक्तियां हैं, इनमें से आपको आंसर छांटने हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, काव्यांश के अनुसार यह पंक्ति किस पर लागू होती है? किस पर लागू होती है भाई? पक्षी और बादल पे। सीधा सा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है, चिट्ठियां शब्द कविता में किसका प्रतीक है? चिट्ठियां, वह पक्षी और बादल जो है वो चिट्ठियां लाते हैं, तो प्राकृतिक संदेश हो गया। भाई पक्षी और बादल क्या संदेश लेके आएंगे? तो ये हैं आपके प्राकृतिक संदेश, ठीक है। प्रकृति में बदलाव का पता लगता है इनसे, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इनमें बाँचने का अर्थ क्या है? बाँचने का अर्थ होता है पढ़ना, समझाना। वे अपने आचरण से समानता के भाव को जीते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वे चिट्ठियों को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं, तो बाँचना का मतलब होता है आगे भी बात करना। वे पक्षियों और बादलों से परस्पर संवाद करते हैं, वे ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। देखिए इसमें जो सेकेंड एंड थर्ड है वो दोनों आंसर जो है सिमिलर है, लगभग दोनों का एक ही मतलब निकल रहा है। बट अगर मैं कहूँ आपको तो ये भी हो सकता है कि वे चिट्ठियों को ध्यान से पढ़ते और समझते हैं, लेकिन क्योंकि पेड़ पौधे तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसका जो ग ऑप्शन है वो ज़्यादा सही लग रहा है कि वे पक्षियों और बादलों से परस्पर संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। तो बाँचना क्या है? एक तरह से बातचीत करने के अर्थ में है। पद्यांश में निहित मूल शिक्षा क्या है? प्रेम संदेश, प्रकृति आदर, मानवीय एकता, वैश्विक बंधुत्व। तो प्रकृति आदर हो सकता है ना। तो ख सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको पद्य पाठों से इनके आंसर लेने। 3 प्रश्न हैं, तीनों में से 2 करने हैं। कवि ने दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने शब्द का प्रयोग किस प्रकार के लोगों व्यक्तियों के लिए किया है? तो यहाँ पे दीवाने शब्द उनके लिए कहा है जो सुख में ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, दुख में ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, जो मस्ती के दीवाने हैं, जो जहाँ जाते हैं वहाँ मस्त रहते हैं, कभी परेशान नहीं होते हैं, है ना। तो बस बना बना के आप लिख सकते हैं। कबीर ने अपने दोहों में तलवार और म्यान का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है?
तलवार और म्यान। देखिए उन्होंने कहा कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। तलवार का मतलब होता है कि जिससे हमें काम है, म्यान का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। देखिए काम, अगर हमें काम करना है तो उस चीज़ से मतलब है ना, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। उनका मतलब है कि आप अपने टीचर्स की ज्ञान की बातें देखिए, उनमें कितना ज्ञान है, वो कितना अच्छा पढ़ा पा रहे हैं। आप ये ना देखिए कि वो किस तरह का पहनावा करते हैं, किस तरह के उनके कपड़े हैं, वो गाड़ी से आते हैं कि पैदल से आते हैं, किससे साइकिल रिक्शे से आते हैं, ये नहीं देखना है। आप ये देखिए कि उनके अंदर ज्ञान कितना है। तो तलवार ज्ञान के अर्थ में है और म्यान जो है उनके पहनावा या उनका बाहरी जो डिजाइन है उससे मतलब है। ठीक है। कृष्ण अपनी माँ से अपनी चोटी के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न करते हैं? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी? कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? माँ मैं बार बार दूध पीता रहता हूँ, कच्चा दूध मुझे पिलाती है, मुझे कंघी कराती है, फिर भी ये लंबी क्यों नहीं हो रही है? ये बलराम भैया की तरह कब बड़ी लंबी होगी? नागिन की तरह कब जमीन में लौटने लग जाएगी? तो इस तरह से आप इसे बना कर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको काव्य पाठों से लिखने हैं। मनुष्य के आचरण में कौन से दोष जो दूसरों को उसका विरोधी बना देते हैं? पठित कबीर के दोहों के आधार पे हमारे आचरण में क्या है कि हम अपने आचरण से किसी को भी अपना मित्र बना सकते हैं, किसी को भी अपना दुश्मन बना सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है अच्छे आचरण करने चाहिए। बस आप ये बता देंगे कि भाई हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। या आपा को डारी दे, दया करे सबको। हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर ईगो है, उसे हटा देंगे तो सब हमारे दुश्मन सब हमारे दोस्त बन जाएंगे। कृष्ण द्वारा सुदामा की सहायता गुप्त रूप से करने का क्या कारण रहा होगा? भाई कृष्ण ने सुदामा की डायरेक्ट मदद नहीं करी, उसको चेक वगैरह नहीं दिया, ना इसको पैसे वैसे दिए, बस चावल खा लिए और सुदामा को पता भी नहीं था कि मुझे क्या मिल गया। वहाँ उसको क्यों उन्होंने आखिर गुप्त उनकी मदद करी? क्योंकि कृष्ण को पता है कि सुदामा डायरेक्ट मदद नहीं लेगा। सुदामा इतना खुदगर्ज है, इतना स्वाभिमानी है, वो इस तरह के हाथ नहीं फैलाएगा। अगर हाथ फैलाना होता तो सुदामा कईयों से मांग सकता था, लेकिन नहीं, उसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा जिस तरह से जीवन यापन होना चाहिए मैं वैसे ही करूँगा, है ना। किसी से भीख नहीं मांगूंगा, इस तरह की भीख, तो मित्र से अपनी दोस्ती के नाम पे भीख। तो इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से दिया, क्योंकि सुदामा को डायरेक्ट देते तो सुदामा नहीं लेते। यशोदा से कृष्ण की शिकायत करते समय गोपी उन्हें अनोखा पूत क्यों कहती है? भाई कृष्ण अनोखा है, क्या लिखेंगे? यशोदा से कृष्ण की शिकायत करते हुए गोपी कृष्ण को अनोखा पूत इसलिए कहती है क्योंकि पूत यानी कि बेटा, बेटे तो सभी के हैं, लगभग सभी गोपियों के बेटे, लेकिन कृष्ण ही एक ऐसा बेटा है जो शरारतें करता है और फिर गोपियाँ चाहती है कि शरारतें करे। माखन खाता है कृष्ण, गोपियाँ शिकायत लेके आ रही हैं और फिर भी चाहते हैं कि ये हमारे घर का माखन चुराए। तो अनोखा है, ऐसा बेटा है जो सबके घर में नहीं पैदा होता, जो सबके मतलब इस तरह दिव्य है, नटखट है, मतलब बस आप लिख देना इस तरह से कृष्ण के बारे में कि वो अनोखा है। अब आपको रचनात्मक लेखन से आएंगे। एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। 2 टॉपिक आपको दे रखे हैं। आप सौम्य या सौम्या हैं, आपके मोहल्ले में सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट कई दिनों से खराब है। सड़क के दोनों लाइटें होती हैं ना, बड़ी बड़ी लाइट, जिससे शाम के समय अंधेरा होता है, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा रहता है। नगर निगम अधिकारी को स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने के लिए सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी, है ना। तो दिल्ली नगर निगम, एड्रेस लिख देंगे, विषय लिख देंगे कि स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने हेतु, लाइन खींच दी, फिर नीचे लिखेंगे पत्र कैसे लिखते हैं। पूरा फॉर्मेट मैंने बताया है अपने वीडियो में, तो जाकर के आप पत्र का फॉर्मेट अच्छे से जरूर समझें। आप लिखिए महोदय सविनय निवेदन है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ और हमारे इस गली में, इस कॉलोनी में जो सड़क के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइटें हैं वो ख़राब हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो जाती है, अंधेरा छाया रहता है, चोरों का डर होता है। बस भर के लिख देना। आपसे निवेदन है कि हमारे इस गली कॉलोनी के स्ट्रीट लाइटें ठीक करवा दें। या तो दूसरा आप लिखेंगे कि आप अदिति या आदित्य हैं,
आपके मित्र सखी को विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। डिबेट, मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारे डिबेट की वीडियो डाली हैं, अपने क्लास की अपने स्कूल की भी डाली हैं। तो डिबेट आप भी जब भी कंपटीशन होता है डिबेट वगैरह में कंपटीशन में भाग जरूर लें। कैसे डिबेट में फर्स्ट आते हैं उसके लिए मैंने बताया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी है। आपने बधाई देते हुए मेहनत जारी रखने के लिए प्रेरणा देनी है। अपने दोस्त को लिखें कि आपने बहुत अच्छी मेहनत करती हो, बहुत अच्छा करते हो, मैंने तुम्हारा वाद विवाद का जो टैलेंट है बहुत अच्छा है ना। तो प्रिय मित्र वगैरह वगैरह प्रिय सखी करके आप लिखेंगे। और आपको एक अनुच्छेद लिखना है। 3 टॉपिक हैं, सच्ची मित्रता का महत्व, मेरी यादगार रेल यात्रा या त्योहारों का देश भारत। 3 टॉपिक है, तीनों में से किसी एक पर भी आपको लिखना है क्या अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद लिखना बड़ा आसान होता है। आपको सभी टॉपिक पर पता तो किसी एक पर, या तो सच्ची मित्रता, भाई सच्ची मित्रता क्यों करनी चाहिए, मुसीबत में काम आते हैं, हमारे सुख दुख में काम आते हैं, हमें सही सलाह देते हैं, सही राय देते हैं, गलत रास्ते पे भटकने से बचाते हैं। तो बस सच्ची मित्रता का महत्व बता देंगे। दूसरा है कि मेरी यादगार रेल यात्रा, आप गांव गए होंगे, कहीं गए होंगे, तो आपकी कोई यादगार रेल यात्रा रही होगी। मैं तो अपने गांव उत्तराखंड जाता हूं, तो मैं तो हर रेल यात्रा को यादगार बना देता हूं। हमारी हर यात्रा यादगार रहती है। हम मस्ती करते, पूरे ट्रेन में सोते नहीं, मज़े इंजॉय करके आते हैं। या त्योहारों का देश भारत, हमारा देश त्योहारों का है, धार्मिक त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है, अलग अलग त्योहारों के बारे में बताएंगे, भाईचारा, प्यार, आपसी प्रेम के त्यौहार। तो बस भर देना आप किसी एक टॉपिक पर। तो ये 60 में से 60 नंबर आपको पक्का मिलेंगे। राइटिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है, और हर प्रश्न को आप जब लिखेंगे तो आप हर प्रश्न का नंबर जरूर डालेंगे, किस प्रश्न का क्या नंबर है। और एक आंसर लिखने के बाद आपको 1-2 लाइन जरूर छोड़नी है, जिससे कि आपका जो आंसर है वो अलग अलग रहे और आपको अलग अलग मार्क्स मिले। पूरे 60 में से 60 नंबर आएंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। कोई डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल ना करें, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे कॉल करने लग जाते हैं, कॉल ना करें, मैसेज ड्रॉप कर दे और फॉलो जरूर कर लेना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको और किस टॉपिक की ज़रूरत है मुझे कमेंट में भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।